बच्चों, बोर्ड परीक्षा की चिंता हम सभी को सताए जा रही है, क्योंकि पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई और लॉकडाउन के चलते हम लोग विद्यालय भी नहीं आ पाए और ना ही अच्छी तरह से हम अपने विषय को समझ पाए और ना ही हम पूरे पाठ्यक्रम को इस तरीके से समझ पाए कि हम उसका पूरी तरह से अध्ययन कर पाएं और पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद उनसे जुड़े हुए सभी सवालों के क्वेश्चंस के अनुसार आंसर दे पाएं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बच्चों की समस्या को देखते हुए परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम निकाला है, यानी कुछ पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते असमंजस की स्थिति रही, क्लासेस लगेंगी नहीं लगेंगी, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, तो इस असमंजस की स्थिति में ही काफी समय बीत गया। अब जो सत्र पर्यंत पढ़ाई होनी थी उसमें काफी समय बीत जाने पर हम जो सिलेबस को है वो पूर्ण नहीं कर पा रहे थे और ना ही बच्चे सोच पा रहे थे कि हम इस सिलेबस को बहुत कम समय में पूर्ण कर पाएंगे। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम निकाला है। आइए विषय अनिवार्य हिंदी की बात करते हैं, जिसका विषय कोड है 1। कक्षा 10 के लिए जो परीक्षा होगी उसमें सैद्धांतिक जो परीक्षा है वो 3 घंटे 3.25 घंटे की, जैसे कि एज यूजुअल हमेशा होती है वैसी ही होगी। और प्रश्न पत्र के लिए अंक वही 80 निर्धारित रहेंगे। सत्रांक 20 जो विद्यालय से भेजे जाएंगे वो सत्रांक बच्चों को मिलेंगे और पूर्णांक 100, यानी 100 में से बच्चों को अंक लाने होंगे और उसी प्रकार से पाठ्यक्रम डिवाइड किया गया है। तो पाठ्यक्रम क्या डिवाइड किया गया है और कौन कौन से अंश इसके हटाए गए हैं, कौन कौन से अंशों को स्वीकार किया गया है, आइए इसी की चर्चा हम आज कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। कक्षा 10 की हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा है और बोर्ड की परीक्षा के प्रति बच्चे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो हिंदी अनिवार्य की हम बात कर रहे हैं। इस विषय में एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा योजना इस प्रकार से रहेगी, आप देख रहे हैं। अधिगम क्षेत्र कौन से रहेंगे और अंक कितने डिवाइड किए गए हैं, इसकी चर्चा करते हैं। अधिगम क्षेत्र है अपठित बोध और इसके अंक रहेंगे 6। रचना से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनके अंक रहेंगे 12। व्यावहारिक व्याकरण है उसके अंक रहेंगे 14 और पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज चल रही है बच्चों की कक्षा 10 में उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 48 अंकों के, यानी 48 अंकों के प्रश्न क्षितिज से जुड़े हुए पूछे जाएंगे। इस प्रकार से योग हो जाएगा 80 अंकों का। अब इस 80 अंक में खंड ए जो है उसमें क्या पूछा जाएगा, ये देखिए। अपठित बोध जो है खंड 1 में पूछा जाएगा, यानी ये जो पाठ्यक्रम है आपका जो प्रश्न पत्र है वो कई खंडों में डिवाइड होगा, 4 खंडों में डिवाइड होगा और इसके लिए निर्धारित जो पुस्तक है वो है क्षितिज। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से जो स्वीकृत पुस्तक है वह है। इसमें खंड 1 में दिया जाएगा अपठित पद्यांश 6 अंक का। अपठित पद्यांश का मतलब होता है कि वह पद्यांश जो आपने पढ़ा नहीं है उसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और लगभग अपठित पद्यांश वही होगा जो कि पठित पद्यांशों के आधार पर आपने जिन लोगों के पठित पद्यांश पढ़े हैं या जिस टाइप के पठित पद्यांश पढ़े हैं उसी टाइप का अपठित पद्यांश दिया जाता है ताकि बच्चे आसानी से उसे कर सकें। ये अवबोध के क्षेत्र में आता है कि बच्चों ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, यानी कि जो पठित पद्यांश उन्होंने पढ़े हैं, क्या वो उसके आधार पर उसको समझकर अपठित पद्यांश में से क्वेश्चंस छांट सकते हैं, उसके आंसर्स दे पाते हैं, व्याकरण संबंधी उत्तर दे पाते हैं, शीर्षक संबंधी उत्तर दे पाते हैं या उस पैराग्राफ से रिलेटेड आंसर दे पाते हैं। तो अपठित पद्यांश या गद्यांश जो भी दिया जाता है उसमें सबसे पहले तो शीर्षक पूछा जाता है जो 1 या 2 अंक का होता है। शीर्षक आपको देना होता है, बहुत छोटा सा शीर्षक उसका देना होता है और जो कि पूरे पद्यांश या गद्यांश का एक आमुख होता है, यानी उसके फेस की तरह होता है, तो वो शीर्षक हो जाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस गद्यांश या पद्यांश के अंदर से ही दिए जाते हैं तो उसके हमको आंसर्स लिखने होते हैं और उसके अलावा कुछ व्याकरण के क्वेश्चंस होते हैं जो कि पद्यांश या गद्यांश में कुछ शब्द आए हुए होते हैं, तो उसके आधार पर संधि है, समास है, अव्यय शब्द है या किसी का वाक्य बनाना है, कोई पर्यायवाची शब्द उसमें से लिखना है, समानार्थी शब्द लिखना है, तो विलोम शब्द लिखना है, इस प्रकार के पूछे जाते हैं। संधि भी पूछ ली जाती है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस जो हमारी समझ के आधार पर होते हैं और हमने पूर्व में उस टाइप के शब्दों को पढ़ा है, वैसे ही शब्दों को पढ़ा है या उन्हीं शब्दों को पढ़ा है,
उसमें से अपठित पद्यांश या गद्यांश दिया जाता है। तो ये आपका हो गया 6 अंक का। खंड 2 में आएगा निबंध लेखन, जो कि 8 अंक का होगा। निबंध जो कि आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं कि कौन कौन से निबंध हैं, उन्हीं निबंधों में से एक निबंध पूछा जाएगा। इसके बाद है पत्र लेखन। पत्र लेखन में कार्यालय पत्र है और व्यावसायिक पत्र है, दो ही प्रकार के पत्र इसमें शामिल किए गए हैं, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। इसमें व्यक्तिगत पत्र नहीं है, तो थोड़ा सा हमें ये फायदा हो गया कि व्यक्तिगत पत्रों को हमें याद नहीं करना पड़ेगा, और ये व्यावसायिक पत्र और कार्यालय पत्र हमको याद करने हैं। ये जो होंगे ये 4 अंकों के होंगे। इनमें पैटर्न जो है वो हमें थोड़ा समझना होगा कि कार्यालय पत्रों का पैटर्न एक सा होता है, व्यावसायिक पत्रों का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। तो उसी प्रकार से हमको समझकर उसमें लिखना होगा, और काफी कुछ उदाहरण आपको इसके देखने होंगे अलग अलग प्रकार के, ताकि आप कोई सा भी पत्र आए तो आप उसमें लिख सकें। इसके बाद है खंड 3। खंड 3 में व्यावहारिक व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण आएगी आपकी 14 अंक की। 14 अंक की इस व्याकरण में सबसे पहले दे रखा है समास। समास आएंगे 4 अंक के। समास में आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको समास विग्रह करके दिया हुआ हो सकता है, और आपसे पूछ सकते हैं इसका समास युक्त पद लिखिए, सामासिक पद लिखिए और समास का नाम बताइए। तो इसमें आपको 4 अंक मिल जाएंगे, कुछ शब्द दिए हुए होंगे। और दूसरी तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको एक शब्द दिया हुआ होता है, आप और उसके लिए कहते हैं कि आप इसका समास विग्रह करके समास का नाम बताइए। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के समास के प्रश्न आते हैं। और या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि किसी शब्द को देकर सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि किस समास का उदाहरण है, ये भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से समास से युक्त आपके क्वेश्चंस आएंगे 4 अंक के। इसके बाद है वाक्य शुद्धि, कि एक वाक्य आपको दे दिया जाएगा, 4 अंक के हैं, तो हो सकता है 2 वाक्य दे दें या 4 वाक्य आपको दे दें, कि वाक्यों को शुद्ध कीजिए संज्ञा के हिसाब से, सर्वनाम के हिसाब से, क्रिया के हिसाब से, अन्य भी जो हमारे वाक्य के अवयव हैं उनके हिसाब से। कोई वाक्य जैसे कि लिंग वचन कारक के अनुसार अगर कोई वाक्य अशुद्ध है, सही नहीं है, तो उसे हमको सही करके लिखना होता है, शुद्ध वाक्य बनाकर लिखना होता है। तो उसके हमको 4 अंक मिलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मुहावरे। मुहावरे 4 अंक के और लोकोक्तियां 2 अंक की। मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों अलग होती हैं, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है और इनके क्या उदाहरण है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ हिंदी संस्कृत शिक्षा के माध्यम से। इसके बाद खंड 4 आता है, और खंड 4 में आपको दे रखा है पाठ्य पुस्तक क्षितिज से जो क्वेश्चंस लिए जाएंगे, उसमें 48 अंक के प्रश्न आपके आएंगे। और 48 अंक के जो ये प्रश्न हैं, इनको भी डिवाइड किया गया है। क में एक व्याख्या गद्य भाग से ली जाएगी विकल्प सहित, यानी कि गद्य भाग से जो व्याख्या ली जाएगी उसमें एक विकल्प भी दिया हुआ होगा। तो गद्य भाग में से यदि कोई एक पाठ ऐसा जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आप सोचते हैं कि ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, इसे मैं छोड़ना चाहता हूँ और इसकी व्याख्या मैं नहीं करना चाहता, तो आप एक पाठ निश्चित रूप से छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक ही पाठ में से 2 व्याख्या नहीं आती है कभी भी। एक पाठ में से व्याख्या आएगी तो दूसरे पाठ में से विकल्प के रूप में व्याख्या आती है। तो आप एक पाठ की किसी की व्याख्या आप छोड़ भी सकते हैं। और जो व्याख्या है वो गद्य पाठ से एक आएगी, ये 6 अंक की होगी। और दूसरी व्याख्या आएगी पद्य पाठ से। पद्य पाठ यानी जो कविताओं वाले पाठ हैं, जो कहते हैं ना कि गद्य और पद्य में बहुत अंतर होता है, गद्य अलग होता है, पद्य अलग होता है। इसे भी मैं अपने एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी आपको। तो गद्य भाग से जो व्याख्या आएगी 6 अंक की आएगी, पद्य भाग से आपकी जो व्याख्या आएगी वो 6 अंक की आएगी। व्याख्या में थोड़ा सा अनुवाद से फर्क होता है, तो अनुवाद और व्याख्या में क्या अंतर होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद है गए 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। निबंधात्मक प्रश्न का अर्थ है कि वो कुछ बड़े क्वेश्चंस होते हैं, यानी आंसर आपको उसका बड़ा लिखना होता है। लगभग 1 पृष्ठ का आंसर हो सकता है, 1.5 पृष्ठ का भी हो सकता है। वहां पर शब्द सीमा आपको दी हुई होती है कि कितने शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। तो निबंधात्मक प्रश्न हो चाहे लघुत्तरात्मक प्रश्न हो, आपको शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है। अगर बोर्ड परीक्षा में आपको पूरे अंक लाने हैं तो आप शब्द सीमा का ध्यान रखें। साथ ही साथ एक पॉइंट का भी आप ध्यान रखें कि पॉइंट वाइज लिखें,
ये नहीं है कि आप पहले कुछ और लिख रहे हैं बाद में कुछ और लिख रहे हैं, पॉइंट वाइज लिखें। और तीसरी बात है कि आप प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखें, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखें, प्रश्न के अनुसार लिखें। ये नहीं है कि प्रश्न में कुछ और पूछा है हम कुछ और बातें करने लगे, तो उसमें हमारे अंक नहीं आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए, शब्द सीमा के अंदर होना चाहिए, भाषा शैली हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की क्षमता हम में होनी चाहिए, और सटीक जो कि कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें कुछ याद ही नहीं है और हम कुछ का कुछ लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब घ में है 6 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 3 गद्य से और 3 पद्य भाग से। ये है 6 × 2 यानी 12 अंक के। तो आप देख लीजिए, लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको 12 अंक देकर जाएंगे। पद्य भाग से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, 3 यानी 2-2 अंक के। तो लघुत्तरात्मक प्रश्न जो बड़े बड़े छोटे छोटे से होते हैं, कहीं कहीं तो इनका उत्तर सिर्फ एक शब्द में होता है और कहीं कहीं इनका उत्तर मात्र एक पंक्ति तक होता है। तो एक पंक्ति या एक शब्द तक सीमित इन प्रश्नों को यदि आप याद कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे और आपको ये 12 अंक देकर जाएंगे, 3 पद्य भाग से और 3 गद्य भाग से। इसके अलावा आता है 4 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 2 गद्य भाग से और 2 पद्य भाग से। तो ये भी 4 अंक के हैं। और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो होते हैं वो लगभग 1 या 2 शब्द के ही होते हैं। और किन्हीं 2 रचनाओं का परिचय, कवि एवं लेखक, किन्हीं 2 रचनाओं का परिचय पूछा जाएगा आपसे, और कवि और लेखक के बारे में पूछा जाएगा, यानी व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों पूछा जा सकता है कि एक रचना दी जा सकती है, उसके कवि लेखक क्या है, उनके संबंध में भी कुछ पूछा जा सकता है। तो ये 4 अंक के होंगे। इसके अलावा है जो 6 पर आता है सड़क सुरक्षा शिक्षा, ये 4 अंक की है। तो ये 4 अंक तो आपके पूरे पूरे आ सकते हैं, क्योंकि सड़क सुरक्षा के बारे में हम काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं। हमने 8वीं में भी पढ़ा है, हमने 9वीं में भी पढ़ा है और 10वीं में भी सड़क सुरक्षा शिक्षा के बारे में दिया हुआ है। सड़क सुरक्षा यातायात से संबंधित, सड़क पर आने जाने से संबंधित, आवागमन से संबंधित किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार की सावधानियां होनी चाहिए, किस प्रकार के साइन वगैरह जो बोर्ड पर लगे होते हैं उन्हें हमें पढ़ना आना चाहिए। तो ये सारी जो बातें सड़क से रिलेटेड यानी यातायात से रिलेटेड हैं, वो सारी इस सड़क सुरक्षा में आती हैं और ये हमको 4 अंक देकर जाती हैं। अब निर्धारित जो पुस्तक है वो क्षितिज है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की। तो ये आपने क्लियरिटी से देख लिया कि शुरू से इसमें क्या क्या आना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2011 संशोधित पाठ्यक्रम, अनिवार्य हिंदी का हमने बताया और इसके अंक निर्धारित हैं 100, जिसमें प्रश्न पत्र के लिए 80 अंक हैं और 20 जो है सत्रांक आपको मिलेंगे। और क्षितिज से आपको 48 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे 80 में से, यानी 50% से ऊपर लगभग 60% के क्वेश्चंस हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर से ही आ रहे हैं। तो पाठ्य पुस्तक आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और उसके बाद व्यावहारिक व्याकरण है वो 14 अंक की आ रही है। व्याकरण जो कि आप काफ़ी समय से 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो व्याकरण में ज़्यादा कोई आपको परेशानी नहीं होगी। इसके बाद रचना वाले क्वेश्चंस है जो 12 अंक के हैं और अपठित बोध है 6 अंक का। इसमें हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको ना आए तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो इस तरह से आपका हिंदी अनिवार्य का ये हो गया। और इसके बाद हम बात करें हिंदी अनिवार्य, जो ये क्षितिज का जो गद्य खंड है, जब हमने बात की कि पद्य खंड में से क्या आएगा और गद्य खंड में से क्या आएगा, तो क्षितिज में गद्य खंड में से भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपसे पूछा जाएगा। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का दिया हुआ है, इसमें से आपसे क्वेश्चन इत्यादि पूछे जाएंगे। दूसरा है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह, बहुत ही फेमस कहानी है और ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ है, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद मोहन राकेश का जो है आखिरी चट्टान, उसके बारे में पूछा जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और सड़क सुरक्षा, इनके बारे में गद्य खंड से पूछा जाएगा। तो बहुत ही कम टॉपिक्स है आपके पास, मात्र 6 टॉपिक्स हैं और 5 जो है आपके पास राइटर्स हैं। तो इन 5 राइटर्स के बारे में आप एक तो अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि इनका जो लेखक परिचय है, इनके परिचय के बारे में पढ़ लीजिए और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी ये पढ़ लीजिए, और जो रचना यहाँ सामने दी गई है उसके बारे में पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है काव्य खंड। काव्य खंड में सूरदास जी द्वारा लिखा हुआ बूझत श्याम कौन तू गोरी, मधुकर श्याम हमारे चोर, संदेशनी मधुबन कूप भरे, और ऊधो मन माने की बात, ये जो दिए हुए हैं इन्हीं में से पूछा जाएगा।
ये पद जो दे रखे हैं सूरदास जी के, ये 4 पद इनमें से पूछा जाएगा। और तुलसीदास जी द्वारा जो लिखी गई है रामचरितमानस का जो अंश है लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके बारे में पूछा जाएगा। लक्ष्मण बड़े उग्र होते हैं और जब रामचंद्र जी धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम जी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होकर जब वो आते हैं और फरसा निकाल लेते हैं और भगवान राम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा उग्र होकर उनसे बात करते हैं, संवाद करते हैं। तो वो क्या संवाद है, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच क्या संवाद होता है, वो सारा जो विवरण आपकी पुस्तक के अंदर है वही आएगा। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद का प्रभो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अभी ना होगा मेरा अंत और मातृवंदना, ये 2 जो इनके काव्य हैं, इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, ये बहुत ही फेमस जो उनकी रचना थी, उसके बारे में पूछा जाएगा। नागार्जुन की है कल और आज, और उषा की लाली, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो ये हो गया हिंदी अनिवार्य का आपका प्रश्न पत्र। और दोबारा से चलिए देखते हैं कि इसमें से, अब ये तो वो अंश था जो स्वीकृत किया गया था, इसके अलावा हटाया गया अंश कौन सा है। तो हटाए गए अंश में से देखते हैं हम, अनिवार्य हिंदी विषय कोड 1, वही पुस्तक का नाम व्याकरण। अब व्याकरण में से क्या क्या हटाया गया है ये देखते हैं। अपठित गद्यांश हटा दिया गया है। पहले अपठित पद्यांश भी आता था और अपठित गद्यांश भी आता था, अब जो है वो सिर्फ अपठित पद्यांश ही आएगा, गद्यांश नहीं आएगा, गद्यांश को हटा दिया गया है। ये मैं आपको बता रही हूँ जो भाग हटाया गया है उसके बारे में। अब है व्यावहारिक व्याकरण में से हटा दिया गया है क्रिया, विशेषण, कारक, काल और वाच्य, ये चीजें हटा दी गई हैं। क्रिया, विशेषण, कारक, काल और वाच्य, ये व्याकरण में से हटा दिया गया है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। और इसके अलावा क्षितिज में से क्या क्या हटाया गया है वो हम देख लेते हैं। क्षितिज में से हटाया गया है सेनापति, जो कवि हैं, देव हैं, सेनापति हैं, कृपाराम है, ऋतुराज हैं, इनकी रचनाएं काव्यखंड में से हटाई गई हैं। सेनापति की ऋतु वर्णन, देव की पायनी नूपुर और धार में धाय, और झहरी झहरी झीनी। इसके बाद कृपाराम खिड़िया की राजियारा सोरठा हटा दिया गया है, ऋतुराज का कन्यादान हटा दिया गया है। अब गद्य खंड की बात आती है तो गद्य खंड में लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा अमर शहीद जो लिखी गई वो हटा दिया गया। राम बख्श लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन मुझे लग रहा है ये राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है, लोक संत दादू दयाल, या हो सकता है राम बख्श ही हो। ये थोड़ा सा हमको पुस्तक में देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्षितिज अभी जो है वो पूरी तरह से नहीं देखी है। तो ये राम बख्श जी का लोक संत दादू दयाल, राम बख्श जी ही है ये। लोक संत पीपा जी जो कि संकलित है, ये हटा दिया गया है। और लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न, इसके बारे में जो पहले बताया गया था कि पूछा जाएगा, लेकिन अब इसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपका हो गया हिंदी का सिलेबस, यानी हिंदी अनिवार्य का सिलेबस, कि कौन कौन से अंश इसमें लिए गए हैं और कौन कौन से अंश इसमें हटाए गए हैं। तो इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि अनावश्यक रूप से कोई अंश आप ना पढ़ें, क्योंकि उसे पढ़ने में हमारा समय बर्बाद जाएगा, समय हमारे पास कम है। तो जो संशोधित पाठ्यक्रम है, जो एक्सेप्ट किया गया है पाठ्यक्रम एग्जाम के लिए, हम वही पढ़ें, और जो पाठ्यक्रम हटाया गया है उसको हम नहीं पढ़ें। तो ये है हिंदी अनिवार्य का हमारा स्वीकृत पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 के लिए, जिसकी परीक्षा 2021 में होगी।